वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें हमने आपके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला ही क्वेश्चन हमारा है, संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। इस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया है संविधान में। तो ये किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया है? तो अगर आप जो है कई भाषाएं बोल सकते हो, आप कोई भी धर्म मान सकते हो, किसी भी प्रकार की संस्कृति को जो है आप अपना सकते हो, तो इसका मतलब है कि भारत में क्या दिया जा रहा है? विविधता दी जा रही है। ठीक है ना, यानी कि आपका एक से अधिक लोगों को जो है एक से अधिक आपका कल्चर और जो है भाषा, ये सब बोलने का अधिकार दिया गया है। तो ये क्या है भारत में, क्या है, इसको बोला जाता है विविधता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविधता की। जो है जो हमारे संविधान निर्माता थे, ऐसा करके वो लोग विविधता को बढ़ावा देना चाह रहे थे। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन हो गया आपका सी। ओके, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आप लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करोगे, यानी कि सरकार के कितने स्तर हैं, तो स्तर तो है आपके 3। ठीक है ना, सरकार के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। इसके अलावा सरकार के 3 जो है अंग भी होते हैं। तो स्तर की बात करें तो स्तर में आपका केंद्र सरकार हो गया, केंद्र के बाद आपका उसके नीचे आपका राज्य सरकार आएगा, राज्य सरकार के बाद आपका स्थानीय सरकार आता है। ठीक है ना, स्थानीय सरकार आता है। ओके, तो ये जो है आपके स्तर होते हैं। इसके अलावा जो है सरकार के 3 अंग भी होते हैं। तो जो 3 अंग होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंतर आप जरूर याद रखना कि सरकार के 3 अंग कौन है और 3 स्तर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत के किस क्षेत्र से जो बौद्ध धर्म है ये तिब्बत पहुंचा। तो जो आपका तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है ना, जो इस समय चाइना के पास है, वो आपके लद्दाख से और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, और इस जगह पे जो आपका बौद्ध धर्म पहुंचा था, ये पहुंचा था कहाँ से? लद्दाख से जो है आपके तिब्बत में जो है ये पहुंचा था। कौन सा? बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन है आपके कि भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है। यानी कि जो भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया है उसके बारे में कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व था। तो स्वतंत्रता के पहले आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है सभी जो आपके वयस्क लोग हैं, 18+ लोग हैं या 21+ उस समय के हिसाब से समझ लो, उनको क्या है कि वोट देने का अधिकार है। तो स्वतंत्रता के पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। देखिए, औपनिवेशिक भारत का मतलब हो गया जिस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय के भारत को औपनिवेशिक भारत कहा जाता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था, कुछ लोगों के पास था। ऐसा नहीं है कि सबके पास नहीं था। तो ये वाला भी कथन गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भारतीयों के पास मताधिकार था। ऑप्शन सी कह रहा है कि कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। जी हाँ, इसका मतलब है कि औपनिवेशिक भारत जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय कुछ भारतीयों के पास मताधिकार था, यानी कि वोट देने का अधिकार था। जी हाँ था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल कुछ भारतीयों के पास वोट देने का अधिकार था। तो ये वाला जो हमारा कथन है ये हमारा सही है। और ये सभी जो कथन दिए जा रहे हैं ना, ये आपके उस समय से संबंधित हैं जो आपके औपनिवेशिक भारत है, स्वतंत्रता के पहले की बात की जा रही है। ओके, वर्तमान समय में बात करोगे तो वर्तमान समय में तो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया ही गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे लिख दिया गया है कि 1935 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, उसमें केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। यानी कि कुछ लोगों को तो मताधिकार प्राप्त था, सबको मताधिकार नहीं प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में जो है आपको सबको मताधिकार दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन
क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? ठीक है ना। तो अस्थायी रूप पे रखने का मतलब है कि कुछ समय के लिए ये काम पे रखते हैं, उसके बाद उन लोगों को काम पे निकाल देते हैं, जो हमारे छोटे कारखाने हैं, ठीक है ना, वहाँ पे। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तीन कथन है, ओके। तो इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। तो कोई भी काम है तो उसके लिए तकनीकी कौशल तो चाहिए, आपको स्किल तो चाहिए भाई। अगर लोहे का काम भी करना है तो लोहे का काम किस तरह से होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा तो ये जो पहला ही कथन दिया है ये गलत है कि योग्यता और कौशल नहीं चाहिए, जबकि जो है योग्यता कौशल तो कोई भी काम करने के लिए चाहिए। दूसरा है हमारा कथन कि इसमें नियोक्ता पर कम दायित्व पड़ता है। नियोक्ता मतलब कौन? नियोक्ता मतलब जो आपको नौकरी दे रहा है, यानी कि जिसकी ये कारखाना है वो आपको काम दे रहा है तो उसको नियोक्ता बोलते हैं। उस पर कम दायित्व पड़ता है। जी हाँ, कम दायित्व पड़ेगा। वो क्या करेगा कि आपको अस्थायी रूप से रख रहा है, मान लो कि आपको साल में केवल 6 महीने के लिए रख रहा है, तो उसको केवल 6 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। 6 महीने की सैलरी, अगले 6 महीने की सैलरी उसे नहीं देनी पड़ेगी, तो उस पर कम दायित्व पड़ेगा भाई, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम पड़ेगी। तो ये वाली कथन तो आपका सही कह रहा है। इसके अलावा ये कार्य जो होते हैं ये मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा काम जो है कंपनी में होता है जो केवल विशेष समय में ही होता है, उसी समय पे जो है कामगारों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो जो मौसमी काम होते हैं उसी समय जो है लोगों को कामगारों को वो लोग काम पे रखते हैं, उसके बाद जो है उसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी भी सही है, मतलब कि कथन बी और सी सही है, जिसमें हमें मिलेगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कथन बी और सी ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल जाता है, तो ठीक है ना। तो ये हमारा जो है सही आंसर हो जाता है, ओके, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इसमें है कि कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप जो है इसे किस तरह से प्रस्तुत करना चाहोगे। यानी कि कक्षा में आप जो है डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो आप छात्रों को इसको किस रूप में बताओगे। एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में कि आपका जो प्रजातंत्र है ये क्या है, परिवर्तनशील भी है और आपका विकासशील विचार है, ठीक है ना। या फिर आप बताओगे कि ये एक सुनिश्चित विचार है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड व्यवस्था है, इसको बदला ही नहीं जा सकता कभी। या फिर एक आदर्श सरकार के रूप में आप बताओगे कि प्रजातंत्र से जो है एक आदर्श सरकार की स्थापना होती है, उससे अच्छी सरकार और कोई नहीं हो सकती। या फिर एक जन्मजात अधिकार के रूप में कि आपको जो है प्रजातंत्र यानी कि जो आपका लोकतंत्र है वो आपको जन्मजात के रूप में प्राप्त हुआ है। तो आप जो है ये सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें क्या है कि ये आपका परिवर्तनशील है, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, और ये जो है एक आपका विकासशील जो है आपका इवॉल्विंग आइडिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र के संबंध में इस कथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका जो है वो आपके जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है ना, जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। तो कौन सा उदाहरण, जो नीचे आपके 3 उदाहरण दिए गए हैं, तो किस उदाहरण से रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए जो है उपयुक्त होगा, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। कि स्टीरियोटाइप जो है जो समाज में बन गया है वो तोड़ने के लिए किस एग्जाम्पल से आप बता पाओगे। तो लक्ष्मी लाकरा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी, ठीक है ना। यानी कि रेलवे में आप सोचते हो कि इंजन, ट्रेन जो चलाते हैं लोग, ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, अधिकतर हम सोचते हैं कि भाई वो क्या कौन चलाता है, केवल आदमी ही चलाते हैं, औरतों का काम नहीं है। तो अगर जो है किसी औरत ने जो है रेलवे की जो है वो चालक बनी है, तो इसका मतलब उसने रूढ़िवादिता को तोड़ा है, ठीक है। तो पहला हमारा जो कथन है ये हमारा सही है। जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। तो जेवियर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो वेतन पाने के लिए ज़्यादा अंक पाने की, तो ये आपका रूढ़िवादिता तोड़ने वाली बात नहीं है। इसमें किसी महिला की बात नहीं की गई जिसने जो है कोई रूढ़िवादिता को तोड़ा हो। रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी, ठीक है ना। यानी कि उस समय जो है ये सोचना भी मुश्किल था कि महिलाएं भी क्या चलाएंगी, जहाज़ चलाएंगी, और उस समय रुकैया हुसैन ने महिलाओं के जो है जहाज़ चलाने की कहानियाँ लिखी हैं। यानी कि इन्होंने के भी क्या किया कि रूढ़िवादिता तोड़ा, इन्होंने भी कहा कि महिलाएं जो है कुछ भी काम कर सकती हैं, वो जहाज़ भी चला सकती हैं, ठीक है। तो पहला कथन और जो आपका ए और सी वाला जो कथन है ये हमारा सही है। तो किस ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाता है ए और सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो देखो, मौलिक कर्तव्य जो है ये आपसे कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे अगर यहाँ तक आप पढ़ रहे हो तो, कि आपके संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, और इनमें से एक मौलिक कर्तव्य माता पिता के लिए भी है कि उनको जो है अपने 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, कि उनको पढ़ने देना है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है कोई काम धाम नहीं करवाना है, उनको क्या करना है, पढ़ने देना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये माता पिता के लिए एक मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में दिया गया है। ओके, और इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। अगला देखो, संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है, मूल अधिकार, इसको जो है संविधान की क्या कहा जाता है, अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर सही आपका अंतरात्मा है, किसकी, संविधान की अंतरात्मा मूल अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस समय वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं ये भी आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक टीचर जो है ये क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है किस चीज़ को, अपील व्यवस्था को पढ़ा रही है। अपील व्यवस्था क्या होती है कि अगर जो है आप एक न्यायालय में आप जाते हो, वहाँ पे आपको न्याय मिलता है और आपको लगता है कि गलत न्याय हुआ है आपके साथ, तो फिर आप क्या करते हो, आप दूसरे न्यायालय में जाओगे। वहाँ पे भी अगर आपको लगेगा कि भाई गलत न्याय मिल रहा है तो फिर क्या करोगे, आप तीसरे न्यायालय में जाते हो। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये कहती है कि हम अपील करने के अनुक्रम में जो है न्यायालयों में हम ले जाएंगे बच्चों को। तो इस अनुसार जो विद्यार्थी हैं ये विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा, यानी कि सबसे पहले किस न्यायालय में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे। तो जब आपके पास कोई केस होता है तो सबसे पहले आप निचली अदालत या फिर जिला अदालत में जाते हो। ठीक है, फिर अगर आपको वहाँ पे लगता है कि न्याय हमें नहीं मिला है तो उसके आगे आप किस में जाओगे, उच्च न्यायालय में जाओगे। फिर वहाँ भी अगर आपको लगता है कि हमारे साथ गलत न्याय हुआ है तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हो। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। सबसे पहले निचली अदालत, फिर उसके बाद उच्च अदालत और उसके बाद आपका सर्वोच्च अदालत। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये आपका सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा सा दे दिया है और इसमें जो है क्वेश्चन में था कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है हमारा कि सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण का सामना किया। सामनाकरण मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक समूह जो हैं आपके, जो आदिवासी समूह हैं, अल्पसंख्यक समूह हैं, उन्होंने हाशियाकरण का सामना किस प्रकार से किया। दूसरों के आधिपत्य का विरोध करके, दूसरों के आधिपत्य यानी कि उनके ऊपर जो है जो अधिकार जमाए गए, ठीक है ना, उनके जो है जगहों पर या फिर उनकी चीज़ों पर जो अधिकार जमाए गए उनका विरोध किया इन लोगों ने। तो जी हाँ, इनका विरोध किया इन लोगों ने। मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, तो इनको हाशियाकृत समाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, मुख्य धारा से बहिष्कृत हो गए हैं। ठीक है ना, तो इसका विरोध के द्वारा ये वाला ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि जो है हाशियाकृत समाज उसी को कहा जाता है जो मुख्य धारा से आपका बहिष्कृत रहता है। बहिष्कृत रहता है मतलब उसको बहिष्कृत किया नहीं जाता, वो अपने आप ही एक साइड में हो जाता है किसी न किसी वजह से। टेकिंग अप आर्मर्ड स्ट्रगल यानी कि सशस्त्र संघर्ष के द्वारा, तो कुछ जगहों पे जो है इन लोगों ने सशस्त्र संघर्ष भी किए। जैसे आदिवासियों को जब जंगलों से भगाया गया तो भाई उन लोगों ने भी जो है सशस्त्र संघर्ष किए। ठीक है, ठीक है, उन्होंने भी विरोध किया, सशस्त्र संघर्ष किए, ये भी हमारा सही है कि इन लोगों ने जो है हाशियाकरण का विरोध किया। शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, शिक्षा से अगर अपना सुधार कर लें तो ये हाशियाकृत समाज से समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। यानी कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे जो है आदिवासी लोग हैं, अगर वो अपना शिक्षित हो जाएं तो वो मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा सही है, डी वाला भी। तो कौन कौन सा कथन सही हो गया, ए सी डी। तो ए सी डी हमारा किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है, ए सी और डी। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक अधिकारों के बारे में ही क्वेश्चन दिया गया है आपका, कि मौलिक अधिकारों के बारे में आपको ये कथन पढ़ने हैं। 3 कथन दिए गए हैं, ए, बी और सी। फिर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ये अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार है ये सभी को समान रूप से मिले हुए हैं। तो जितने भी आपके भारतीय लोग हैं इन सबको जो है मौलिक अधिकार समान रूप से मिले गए हैं। ये बात तो सही है भाई, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला किसी को मिला, ऐसी बात नहीं है, सभी को समान रूप से मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से बचने के लिए करते हैं। जी हाँ, जो लोग हाशिए पर हैं, जो आदिवासी हैं, जो आपके अल्पसंख्यक हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई, उनमें देखो आपने देखा है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार और जो है आपके उनकी संस्कृति संभालने का अधिकार, ये सब दिया गया है आपके मूल अधिकार में। इसके अलावा जो आपके आदिवासी लोग हैं उनको छुआछूत से बचने का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, ये सब आपके उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये प्रयोग करते हैं, तो ये वाला भी कथन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी है, लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। ठीक है, यानी कि जो है और कुछ ऐसे नए कानून बनाओ जिससे जो हमारा समाज के जो लोग जो है दबे कुचले अभी भी हैं उनका भी उद्धार हो सके। तो ये भी बात हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही सही है। तो आपका जो ऑप्शन मिलेगा ये ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 में ये है कि हमारा कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है। तो कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है भाई बताओ? लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि पर या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पूरे वर्ष, तो जो कृषि में है वो कृषि में पूरे वर्ष काम नहीं होता, साल के केवल कुछ महीने ही जो है काम होता है। पूरा वर्ष जो है कृषि में काम नहीं रहता है, तो पूरे वर्ष तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, पूरे वर्ष नहीं काम होता है। गांवों में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं, तो ये बात तो सही है। स्त्रियां भी जो है खेतों में काम करती हैं और पुरुष भी खेतों में काम करते हैं जब भी हमारा काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मतलब कथन बी हमारा सही है, ए वाला कथन गलत है। तो किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा है केवल बी वाला कथन, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए और पढ़ने के लिए समय आपने दिया। ठीक, अगर आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। ठीक है, इसके अलावा अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर शेयर कर देना ताकि जो है वो भी इससे लाभान्वित हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।